कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको एक बार फिर से इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां देता हूं। जो हमने अभी पहले बात करी थी, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, सही स्टेटमेंट है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये जैसे असर्शन रीजन वाले आते हैं ना, तो एक ऑप्शन होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? वो ये होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है क्योंकि वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी होती है उनके नंबर क्या कर जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। यानी इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अच्छा, अब जो मैंने आपसे इससे पहले पूछा था, मैंने क्या कहा था कि दो रिएक्शन हैं, ए से बी और कुछ ऐसा पी से क्यू, कुछ तो भी था। ठीक है, इनमें मैंने कहा कि इसका जो रेट कांस्टेंट है K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। या रेट कांस्टेंट नहीं, मैंने आपसे ई ए बोला था पहले, ठीक है ना। ई, अभी रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। EA1 की वैल्यू EA2 से ज्यादा है। मान लो यहां मैंने कुछ और लिया हो पिछले वीडियो में, तो वही रखना जो पिछली बार लिया था। EA1 की वैल्यू EA2 से ज्यादा है। और यदि मैं इन दोनों रिएक्शंस में आपका टेम्परेचर 10 डिग्री ही इंक्रीज करूं कहीं पर भी, मान लो मैंने यहां पर भी 10 से 20 किया और यहां पर भी 10 से 20 किया, तो पहले मैथ्स लगा लेते हैं। मैथ्स के अकॉर्डिंग ये है कि जिसका EA2 ज्यादा होगा, जिस वाले का, सॉरी, जिसका भी EA ज्यादा होगा, जैसे इसका EA1 की वैल्यू कैसी है, ज्यादा, तो इसके अंदर हमें जो चेंज देखने को मिलेगा वो चेंज देखने को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि EA ज्यादा है ना। टेम्परेचर का डिफरेंस तो दोनों में सेम है, 2.303 R, 1/T1 माइनस 1/T2। ये डिफरेंस तो दोनों केस में सेम है। मतलब जिसका EA ज्यादा होगा उसके लिए आपका रेट के अंदर चेंज ज्यादा आएगा। देखो बच्चों, जिसमें EA ज्यादा होगा, जिसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, वो रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? जिसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका भी EA ज्यादा होगा, वो रिएक्शन आपकी स्लो स्पीड से चल रही होगी। जिसका भी EA ज्यादा होगा उस रिएक्शन की स्पीड कैसी होगी, वो आपकी स्लो स्पीड से चल रही होगी। आप सोचो ना, पहले लॉजिक लगा लेते हैं फिर मैथ्स पर चलते हैं। जिसका EA ज्यादा, ये एक रिएक्शन जिसका EA ज्यादा है, ये ऐसी रिएक्शन जिसका EA जो है वो कम है। तो जिस रिएक्शन का EA ज्यादा होगा उसकी स्पीड कैसी होगी, स्लो होगी। यानी वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इफेक्ट जो आएगा वो ज्यादा आएगा, बजाय उसके जहां रिएक्शन ऑलरेडी बहुत फास्ट स्पीड से चल रही थी, उसके अंदर यदि आप चेंज लाना चाहो या डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहो तो वहां उतना असर दिखाई नहीं देता है। ये बात समझ में आई कि जिसका EA ज्यादा उसकी स्पीड कम है, इसलिए वहां डिस्टरबेंस क्रिएट करने पर रेट में जो चेंज आता है वो ज्यादा आ जाता है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, अब मैं जरा इन दोनों चीजों को एक ग्राफ से शो करता हूं। मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया है log K वर्सेस 1/T का। K यहां पर क्या है? K आपका है रेट कांस्टेंट। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों की A वैल्यू सेम है। दोनों की A वैल्यू, इस केस 1, इसको केस 1 नाम दे देते हैं, इसको केस 2 नाम दे देते हैं। इन दोनों की A वैल्यू सेम है।
तो यदि आप आर्हीनियस वाली एक्सप्रेशन देखो तो k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी के अंदर हमें ग्राफ लॉग में बनाना है, तो हमने पिछले एपिसोड में बताया है लॉग k बराबर लॉग a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, तो जो ग्राफ हमें बनाना है वो लॉग के और 1/t के बीच में बनाना है, इन दोनों रिएक्शंस के लिए, इन दोनों के लिए हमने कहा एज्यूम कर लो कि दोनों की ए वैल्यू कैसी है, सेम। तो जिसमें भी, जैसे जिसका ई ज्यादा होगा उसका स्लोप कैसा होगा, भयंकर निगेटिव होगा। ये है जिसका ई ज्यादा है, ये है जिसका ई कम है, इसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप कम। स्लोप देखना है तो बैठ जाओ, जिसमें तेजी से गिर गए उसका स्लोप ज्यादा है। ठीक है, इस वाले केस में स्लोप ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है EA1 वाली। यानी केस कौन सा, ये फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट। ये कौन सी रिएक्शन है, EA2 वाली, केस 2। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों में किसकी रेट ज्यादा है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसका रेट ज्यादा है। तो देखो, जो रिएक्शन ऐसी है जिसका ई ज्यादा, उसका रेट कैसा है, कम। सर रेट कहां है, ये तो रेट कांस्टेंट है। अबे टेम्परेचर का असर रेट कांस्टेंट पर पड़ता है, जिस कारण से रेट आपका बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया, रेट इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं कह रहा हूं टेम्परेचर बढ़ाने का असर कहां पड़ रहा है, इस पर, तो ये जैसा बढ़ रहा है वैसा ही तो रेट बढ़ रहा होगा। तो वही मैं बार बार बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप देखो जिसका ई ज्यादा है उसकी स्पीड कैसी है, जिसका ई ज्यादा है उसकी स्पीड कैसी है, कम। जिसका ई कम है उसकी स्पीड कैसी है, ज्यादा। तो जिसकी स्पीड आपकी कम है उसके अंदर जब आप चेंज लाना चाहोगे तो इसके अंदर ज्यादा चेंज आ जाएगा ऊपर वाले की तुलना में। मतलब क्या बात यहां से हम लोगों ने समझी, ये बात समझी कि अगर हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, ये दो बातें जो हमने अभी तक कंक्लूड करी हैं वो क्या है, यदि एक ही रिएक्शन है, यदि एक ही रिएक्शन है, इसके अंदर आप सेम टेम्परेचर जोन बढ़ाओ लोअर पर, सेम टेम्परेचर रेंज बढ़ाओ लोअर जोन पर और हायर जोन पर, तो हायर जोन पर असर कम दिखाई देगा, लोअर जोन पर जो रेट है वो आपका ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये एक बात समझी। दूसरी बात ये समझी हमने, बच्चों देखो 2 मिनट और ज्यादा लगेगा लेकिन सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दूसरी बात ये समझी कि अगर दो रिएक्शन है, उन दो रिएक्शन में जिसका भी ई ज्यादा होगा, जिसका भी ई ज्यादा होगा उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज जो आएगा वो कैसा आएगा, रेट के अंदर वो ज्यादा इंक्रीज आएगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन जो है आपकी स्लो रेट से चल रही है। ठीक है, तो ये वो कहानी है जिसको हमें कंक्लूड करना था। अब मैं आगे अपनी एक और छोटी सी बात कहूं उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूं। ये है वो क्वेश्चन, जरा इसको देखिए आप पहले तो। At a certain temperature a first order rate constant K1 is found to be smaller than second order rate constant K2। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट K1 दिया गया है जो छोटा है सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की तुलना में। If the activation energy EA1 for first order reaction is greater than energy of activation of E2 of second order reaction, मतलब यहां ये बात कर रहे हैं कि दो रिएक्शन है,
उनके लिए हमें सोचना है कि क्या चीजें चल रही होंगी। तो उन्होंने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बड़ी है, लेकिन के की वैल्यू कैसी है, छोटी है। अच्छा, यहां पर यदि मैं बात करूं एक का के बड़ा एक का के छोटा, इसका मतलब क्या होगा? एक का के बड़ा एक का के छोटा, मतलब यहां ए वैल्यूज अलग अलग हैं। इट मींस, जरा मेरी ये वाली बात सुनना आप, इट मींस जैसे मैंने ऊपर एक पॉइंट लगा दिया, नीचे एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं, ये है के ए वन, नीचे वाला पॉइंट क्या बता रहा है? नीचे वाला पॉइंट बता रहा है के ए वन को, ऊपर वाला पॉइंट बता रहा है के ए टू को, ठीक है। के ए वन की वैल्यू कैसी है? छोटी है। के ए टू की वैल्यू कैसी है? बड़ी है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ग्रेटर, मतलब ये ऐसे ग्राफ है, जरा सोचना जो मैं बोल रहा हूं, ये ऐसे ग्राफ है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, ये ऐसे, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, ये ऐसे। अब मुझे बताओ इनके अंदर क्या स्टेटमेंट सही आ रहा होगा? ठीक है, बहुत आसान से सवाल होते हैं, बस आपको थोड़ी सी फील जो मैंने ऊपर बोला ना, वो अगर अब तक क्लियर हो गया है तो फिर टेंशन नहीं है। अब मैं चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, एक और टाइप के सवाल पर यहां पहले मैं बात कर लूं। देखो बच्चों, इस चीज को भी मैं नोट करके लिख रहा हूं। होता क्या है, कभी कभार आपसे ये कह दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको कुछ वैल्यूज दे दी जाती हैं। आपसे कह दिया जाता है कि ये जो प्रोसेस है, मान लो ये प्रोसेस ए से बी चल रहा है, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू है 20, ठीक है। इसके लिए ई ए एफ है आपका 50, सब किलो जूल पर मोल में है। देन फाइंड ई ए बी, ठीक है। तो जब भी दिया जाए ना, तो आप मैथ्स लगाने से पहले कर्व बनाएंगे। जैसे देखो, ये है क्या, ये कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है आपकी डेल्टा एच, कितनी दी है? 20। ये वैल्यू कितनी है? ई ए एफ कितनी दी है? 50। तो ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू आपको इससे इसको घटाना पड़ेगा। यानी ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जो मैं रेड वाले से बना रहा हूं, यही तो है ई ए बी की वैल्यू। तो ये वैल्यू ई ए बी की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? बैकवर्ड वाले की ये आ जाएगी 30 किलो जूल पर मोल। आई बात समझ में? ठीक। इतने डिस्कशन के बाद पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आप इनमें से ये जो सवाल मैंने दिए हैं उस पर प्रैक्टिस कर लें, फिर मुझे बहुत एक छोटा सा लॉजिक आपको सिखाना है। पहले इसको देख लेते हैं। चलो, क्या है? log k वर्सेस 1/t के बीच का ग्राफ है, आपको ए बताना है और log a बताना है। ये सब खुद से करने हैं आपको। इस सवाल को करो, मुझे बताओ। अगला वाला ये है log k, ये दिया है, इसके अंदर भी a और ए बताना है। इस सवाल को करो। फिर इस वाले पर आ जाओ, फर्स्ट ऑर्डर का k दिया है, फाइंड ए, रेट कांस्टेंट एट 500, निकाल लोगे रेट कांस्टेंट एट 500, इसको निकालना है। 500 रखो, ये की वैल्यू सब पता है आपको, इसको निकालो, 500 सीधे सीधे निकल आएगा। फिर कैलकुलेटर का यूज कर लेना अगर कुछ वैल्यू अजीब सी बन रही है। एट व्हाट टेम्परेचर टी हाफ विल बी इतना, तो इसके लिए आप क्या चीज कंसीडर करो? पहले फाइंड कर लो के, उसको यहां पुट करो, फिर देख लो टेम्परेचर क्या होगा जिस पर हाफ लाइफ इतनी आएगी। ओके, यहां देखो, एक रिएक्शन है जिसमें कई सारी स्टेप हो रही हैं, K1 K2 K3, और ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इतना दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी। तो और सबका ए कैसा दिया है? सेम दिया है। तो क्या करो, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा? ई की पावर ए इंटू ई की पावर, एक सेकंड सही से लिख देता हूं,
बराबर कर लो e की पावर माइनस EA1/RT, सिमिलरली e की पावर माइनस EA2/RT अपॉन 3/RT अपॉन e की पावर माइनस EA1/RT। ठीक है, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, सब a बराबर हैं, ये सब कट गए। समझ में आ गई मेरी बात? अब चाहो तो आप ln ले लो दोनों साइड में, तो और अच्छा हो जाएगा। तो ln ले लो दोनों साइड में और मुझे बताओ कि इसमें EA की वैल्यू क्या आ रही होगी, ये भी आपको बताना है। ये वाला मैंने बता दिया, ठीक। इसको भी आपको बताना है। A आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, इसका K1 इतना दिया हुआ है। सिंपल मैथ से बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। यहां ये दिया गया है, यहां ये दिया गया है, आपको टेम्परेचर बताना है जब दोनों रिएक्शन का रेट कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए। इसको भी बताओ, जल्दी से क्वेश्चन लिखना है पहले रजिस्टर पर, उसके बाद उसको सॉल्व करके मुझे बताना है, ठीक। अच्छा, एक चीज जो मुझे यहां और लास्ट में बतानी है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये जो पॉइंट है वो है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट आपका, जब भी कैटलिस्ट कहा जाएगा वो नॉर्मल कैटलिस्ट होगा, आप कभी भी पॉइजन कैटलिस्ट और इस टाइप का टर्म कुछ भी नहीं लेके आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक रिएक्शन ऐसे चल रही है, एनर्जी और प्रोसेस के बीच का हमको ग्राफ दिया हुआ है, और ये रिएक्शन ऐसे चल रही है, ठीक है। डेल्टा एच आपका कैसा है? निगेटिव है। अगर आप यहां पर कैटलिस्ट मिलाते हैं, जैसे ये रिएक्शन है ए से बी मान लो हो रही है ऐसी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? EA के बराबर है, ठीक है। यानी इस वक्त जो K है वो बराबर A इंटू ई की पावर माइनस EA1/RT है। जब आप इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैटलिस्ट यहां पर क्या काम करता है? ये आपका इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को कम कर देता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं? पूरी रिएक्शन के पाथ को मॉडिफाई कर देते हैं। मैंने बताया था कि यहां एक किताबों का गट्ठर है, उसको लेकर हमको जाना है पुल तक, याद है थोड़ा सा? तो ऐसा सोच लो कि ये करते क्या हैं, पूरी रिएक्शन को एक इजी पाथ प्रोवाइड करते हैं। मैंने बताया था, शायद वो सुनील वाला एग्जांपल नहीं होगा तो मैं भी बोल के बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका करते क्या है कैटलिस्ट? ये आपको रिएक्शन को एक इजी पाथ देते हैं जिससे प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाए। यानी ये क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से क्या चीज होती है? रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, यानी अब देखो रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ गई, समझ में आया? ये वैल्यू जो है अब पहले की तुलना में क्या हो गई? EAC कर देते हैं कैटलिस्ट मिलाने पर। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट आपका रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। क्या ये सिर्फ फॉरवर्ड के रेट को बढ़ाते हैं? नहीं, फॉरवर्ड का भी, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो ये फॉरवर्ड का रेट भी बढ़ा देंगे। और देखो, बैकवर्ड के लिए पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, अब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी हो गई, मतलब ये फॉरवर्ड का भी रेट बढ़ाएंगे और बैकवर्ड का भी रेट बढ़ाएंगे। क्या ये डेल्टा एच पर कोई असर डालेंगे? नहीं। देखो, पहले भी डेल्टा एच ऐसा ही था, अब भी डेल्टा एच ऐसा ही है, मतलब डेल्टा एच पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? कैटलिस्ट करते क्या है? इक्विलिब्रियम को अचीव करने के टाइम को कम कर देते हैं, क्योंकि वो फॉरवर्ड के भी रेट को बढ़ा देते हैं और बैकवर्ड के भी रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक। इस पर बेस सवाल कैसे आ सकता है? इस पर बेस सवाल मैंने देखो यहां पर इस पे लिखा हुआ है, ऑन एडिंग
ए कैटेलिस्ट EA डिक्रीजेस बाय 20 किलोजूल पर मोल। फाइंड द वैल्यू ऑफ EA। इनिशियली कितनी थी ये बतानी है। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट 400 एंड 500। देखो दोनों पे रिएक्शन का रेट कैसा है, सेम। यहां तो रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट चल रही है, ये वाली रिएक्शन क्यों तेज हो गई? क्योंकि हमने इसके अंदर कैटेलिस्ट मिला दिया होगा। तो दोनों रिएक्शन का रेट हमको कैसा करना है, बराबर करना है। चलो T2 पर रेट क्या होगा, कुछ नहीं पता, A इंटू ई की पावर माइनस EA बाई R इंटू 500 इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA, यहां कैटेलिस्ट मिला हुआ है, EA माइनस 20 बाई R इंटू टी कितना है 400। सॉल्व करो इसको भी और ln ले लेना। ln ले लोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी EA अपॉन R इंटू 500, ये वैल्यू आ जाएगी EA माइनस 20 अपॉन R इंटू 400। ठीक है, आसान सा कैलकुलेशन है, सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आ रही होगी। तो यहां से आ जाएगा 4EA, सही कर रहा हूं ना मैं, इधर आ जाएगा 100 सब सही किया है, ln लिया मैंने, इधर आ गया, ठीक है दोनों में, तो ये आ जाएगा 4EA इक्वल टू 5EA माइनस 100। ठीक है, यानी यहां से EA बराबर आ गया 100 किलो जूल पर मोल। आई बात समझ में? जल्दी से इसको देखो, इन क्वेश्चन को निपटाओ बच्चों। इस तरह से समापन हुआ अपने इस टॉपिक का। अच्छा था, सरल था, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, एडवांस तक की भी। इवन एडवांस की प्रॉब्लम तो मैंने आपको पहले ही लगवा दी है।